हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। आपका गेट में 7 to 10 मार्क्स का आता है और ये इसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये रहा जो गेट में सिलेबस दिया हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, वो सिलेबस है। पहला है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट, उसके बाद पॉइजन्स रेशियो, ये सब एक ही साथ पढ़ना है अपने को। फिर मोहर सर्कल जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके गेट के लिए, बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद है थिन सिलेंडर, ये भी अच्छा टॉपिक है। फिर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहाँ भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोग से बनता भी नहीं है, लेकिन जो हम क्लास करेंगे उसके बाद आप लोग को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद है बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। कंसेप्ट ऑफ शियर सेंटर, फिर डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे जनरेट होते हैं। उसके बाद है फिर टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते रहे हैं काफ़ी बार टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट से। फिर यूलर्स थ्योरी ऑफ कॉलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक न एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आता ही आता है यूलर्स थ्योरी ऑफ कॉलम से। एनर्जी मेथड, जहाँ हमको स्ट्रेन एनर्जी पढ़ना है। उसके बाद थर्मल स्ट्रेसेस, स्ट्रेस का आगे का पार्ट है। उसके बाद स्ट्रेन गेजेस एंड रोसेट्स। फिर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल विथ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जो टेस्टिंग होती है उसमें भी क्या क्या पढ़ना है अपने को, हार्डनेस एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, ये दो टेस्टिंग अपने को पढ़ना है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ और हार्डनेस। हार्डनेस में भी कौन कौन सा आपको टेस्ट करना है वो देखना पड़ेगा। फिर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ में कौन कौन सा टेस्ट करते हैं वो भी, जैसे आइजोड और 4P हो गया, वो अलग अलग टेस्ट है। वैसी हार्डनेस के लिए ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट और इस टाइप से विकर्स हार्डनेस टेस्ट, ये थोड़ा अलग अलग टेस्ट है। सब सारी चीज़ों को आप लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये था प्रीव्यू जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, गेट का सिलेबस, उसका प्रीव्यू है। अब देखते हैं कुछ जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। इसको मैं हटा रहा हूँ। चलिए, तो बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। तो इसका पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर समझते हैं क्या है इसका डेफिनेशन। लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। किसका ब्रांच है? अप्लाइड मैकेनिक्स का ब्रांच है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स which deals with the behavior, किसके बिहेवियर को देखेगा? ये बिहेवियर ऑफ सॉलिड बॉडीज के बिहेवियर को देख रहा है अंडर द एक्शन ऑफ वेरियस अप्लाइड लोड्स। अंडर द एक्शन ऑफ वेरियस अप्लाइड लोड्स, वेरियस अप्लाइड लोड्स मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स क्या हैं, किस बॉडी पे एक्ट करेंगे? सॉलिड बॉडी पे। तो ये उसी का मैकेनिक्स है, वो क्या कहलाता है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। या फिर हम लोग बोल सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स में बहुत सारे लोड्स हो सकते हैं। एक्सियल लोड है, कंप्रेसिव, जिस एक्सियल लोड में क्या है आपके कंप्रेसिव लोड होते हैं, उसके बाद टेंसाइल लोड होते हैं, ये सारे लोड जो हैं, और भी वेरियस लोड्स हैं, उसको बाद में पढ़ते हैं, देख लो फिर। और इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज द, एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विथ द internal, which deals with the internal resisting, which deals with the internal resisting
force which deals with the internal resisting force by the deformation under the action of various applied loads। ठीक है, तो यहां से हमारे दो डेफिनेशन है। एक तो ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैटर इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स विच डील्स विथ द बिहेवियर ऑफ सॉलिड बॉडीज। किसके बिहेवियर पे? सॉलिड बॉडी के बिहेवियर पे अंडर द एक्शन ऑफ वेरियस अप्लाइड लोड्स। इस बॉडी पे, सॉलिड बॉडी पे बहुत सारे और वेरियस टाइप्स ऑफ लोड एक्ट करेंगे, उसके कारण उस पर क्या बिहेवियर होता है, उसमें क्या एक्शन होता है, उस एक्शन और बिहेवियर के कारण जो भी चीज़ें हैं उनको हमको पढ़ना है। तो वो मैकेनिक्स क्या कहलाता है? हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बाय द डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ वेरियस अप्लाइड लोड्स। अब यहाँ क्या हो रहा है कि अगर सॉलिड बॉडीज में अप्लाइड लोड लगाते हैं तो उस कारण से क्या हो रहा है? हमारा डिफॉर्मेशन हो रहा है और उस डिफॉर्मेशन के कारण इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट हो रहा है। तो इसका भी स्टडी जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का डेफिनेशन के बारे में। अब बात करते हैं, यहाँ पे बात हो रही है ये किसका ब्रांच है? अप्लाइड मैकेनिक्स की। तो अप्लाइड मैकेनिक्स की ब्रांच है, इसका मतलब अपने को मैकेनिक्स के बारे में पता रहना चाहिए क्या होता है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा जनरल व्यू की मैकेनिक्स में क्या क्या होता है। चलो, तो देखो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इट इज द मैकेनिक्स इज द branch of science which deals with the study of forces and its effect on a body। अब वो फोर्स कैसे हो सकते हैं? इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी, और जो इफेक्ट भी हैं वो भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। मैकेनिक्स की बात करूंगा तब, तो इसमें दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, तो मैकेनिक्स है वो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन ए बॉडी, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब किस बॉडी की बात कर रहे हैं? अब वो दो, मैकेनिक्स में हम दो प्रकार के बॉडी पढ़ते हैं। वो दो प्रकार के बॉडी क्या क्या है? एक है अपना रिजिड बॉडी, एक होता है डिफॉर्मेबल बॉडी। तो क्या होता है रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी, वो हम बताते हैं आपको। देखिए, मैकेनिक्स में दो पार्ट अपने को पढ़ना है। एक पढ़ना है अपने को रिजिड बॉडी और दूसरा पढ़ना है अपने को डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, एक पढ़ना है अपने को रिजिड बॉडी और दूसरा पढ़ना है अपने को डिफॉर्मेबल बॉडी। अब रिजिड बॉडी में क्लियरली है कि अपने को सॉलिड ही देखना है। रिजिड बॉडी वो सॉलिड ही रहेगा। ठीक है, तो सॉलिड है। अब इसमें सॉलिड में आपको क्या पढ़ना है? रिजिड बॉडी जो सॉलिड है उसमें एक तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और दूसरा जो है उस थ्योरी ऑफ मशीन। इसमें भी आप थ्योरी ऑफ मशीन में भी आप रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पे कुछ हमको पढ़ना रहेगा, वो सब्जेक्ट अपनी जगह पे है, तो उसको जब पढ़ेंगे तो वो टर्म में जो भी है रिजिड बॉडी है वो आपको समझ में आ जाएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी का यूज़ होता है, तो यहाँ पे हमको तो यहाँ अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है। अब डिफॉर्मेबल बॉडी में देख लो। डिफॉर्मेबल बॉडी में होते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी एक तो सॉलिड भी हो सकता है, एक हो सकता है सॉलिड भी, और दूसरा होता है फ्लूइड, और दूसरा क्या होता है?
फ्लूइड, सॉलिड भी होता है और फ्लूइड भी होता है, ठीक है। तो सॉलिड में भी दो प्रकार से हो सकते हैं, एक स्टैटिक के लिए और दूसरा है वो डायनेमिक के लिए, ठीक है। स्टैटिक मतलब जो रेस्ट पे है, वो बॉडी जो रेस्ट पे है, जो विदाउट मोशन है, और डायनेमिक मतलब जो मोशन में है। तो स्टैटिक में आप क्या पढ़ोगे, यहीं पे आप पढ़ते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यहीं पे क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और डायनेमिक में आप वाइब्रेशन से डील करते हैं, ठीक है, वाइब्रेशंस, ओके। अब बात करते हैं फ्लूइड की। तो फ्लूइड में आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, एफएम पढ़ते हैं। तो अभी तो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मतलब बात तो इसकी करनी ही नहीं है, बात इसकी भी नहीं करनी है, बात इसकी भी नहीं करनी है, और बात इसकी भी नहीं करनी है। तो बात किसकी करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। तो यहां क्लियरली है, ऐसा स्टैटिक सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी वो जिसकी मैकेनिक्स क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैकेनिक्स ऑफ स्टैटिक सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मतलब क्लियरली है कि बॉडी कैसी होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, वो भी स्टैटिक और वो डिफॉर्मेबल भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, अपने को ध्यान देना है। तो अपने को यही पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो कुल मिला के जैसे अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है तो ये तो पढ़ना नहीं है, इसमें भी अलग अलग आते हैं। जैसे कि अगर थोड़ा सा कॉमन जानकारी के लिए दूँ तो स्टैटिक्स में भी होते हैं, फिर डायनेमिक्स होते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स में फिर डायनेमिक्स में भी दो पार्ट होते हैं, एक काइनेटिक्स और दूसरा काइनेमेटिक्स। तो हमको इसको पढ़ना तो है नहीं अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो सिर्फ इसको पढ़ना है। तो मैकेनिक्स ऑफ स्टैटिक सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो यहां से अपने को समझ में आ गया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है, बेसिक जानकारी। बात तो हो गई रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी की, बट होता क्या है ये, उसको भी तो जानना पड़ेगा ना। तो देख लेते हैं, सर बताएंगे आपको कि रिजिड बॉडी क्या होता है और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है। चलो उसी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले देखेंगे रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी लिखो, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडीज देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक मान लेते हैं चलो बार है, ठीक है। एक मान लेते हैं ये बार है जिसका लेंथ L है, जिसका लेंथ L है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका जो डायमीटर है वो स्मॉल d है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है सर्कुलर रहेगा और उसका जो डायमीटर है वो स्मॉल d है। अब ये लेंथ इसका L है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका कोई पार्टिकल A है और यहाँ पार्टिकल B है। पार्टिकल मतलब एटम्स मान लो, तो एटम्स इसके एटम ये A है और एटम B है, जो बार है, ये जो बॉडी है इसके अंदर प्लेस्ड है, ठीक है, अपने जगह पे। इसका जो डिस्टेंस है मान लेता हूँ मैं A है इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस क्या है, A है। अब इस बार पे क्या करेंगे, हम फोर्स अप्लाई करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड P रहेगा, और इधर से भी फोर्स अप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड P रहेगा। तो अब इसमें क्या है कि क्या चेंज आएगा इस बॉडी पे, अगर ये रिजिड बॉडी है तो क्या चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, लेंथ पे चेंज आएगा, डायमीटर पे चेंज आएगा, कुछ चेंज आएगा, कुछ नहीं आएगा। अगर ये रिजिड बॉडी है तो देयर इज नो चेंज इन द शेप एंड डायमेंशन ऑफ दिस बॉडी। इसका मतलब रिजिड बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, प्लस अगर कोई चेंज नहीं आया दैट इज नो डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है मतलब ये जो है इसके पोजीशन ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज, ओके। तो इससे क्या क्या कंक्लूजन निकला रिजिड बॉडी से, पहला निकला कि ये
नो चेंज इन डायमेंशन, नो चेंज इन डायमेंशन। दूसरा क्या पता चलता है हमको यहां से, ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो भी चेंज नहीं होता है, मतलब रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल डू नॉट चेंज बाय द एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स दैट इज P। मतलब रिलेटिव पोजीशन of the particle do not change by the application of applied external फोर्स। मतलब इस फोर्स के कारण भी ये जो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, और पोजीशन चेंज नहीं करते हैं इट मींस कि इसका जो डिस्टेंस है पार्टिकल का, रिलेटिव डिस्टेंस एक दूसरे के लिए, वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा कंक्लूजन। अब जब है ही नहीं, जब चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब डिफॉर्मेशन भी होना नहीं है, इट मींस नो डिफॉर्मेशन, नो डिफॉर्मेशन। ठीक है, और यहां पे जब डिफॉर्मेशन नहीं होगा, इट मींस जब डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, और जब पोजीशन चेंज नहीं करेंगे इट मींस कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप नहीं होगा। अब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स यहां पे डेवलप नहीं होता है, नो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड। ठीक है, तो ये 4-5 कंडीशन है जो कंक्लूजन निकल के आते हैं रिजिड बॉडी के लिए। तो रिजिड बॉडी एक्चुअली में होता है क्या? नहीं होता है, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल बॉडी है जिसको हम लोग सोच रहे हैं कि ये ऐसा बॉडी हो सकता है, बट ऐसा बॉडी होता ही नहीं है। दैट मीन्स इट इज एन आइडियल बॉडी या हाइपोथेटिकल बॉडी, बट ये अस्तित्व में ही नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये सच नहीं है। ठीक है, ये सच नहीं है। लेकिन अब आप बोलोगे कि फिर पढ़ते क्यों हैं? जब सच ही नहीं है पढ़ते क्यों हैं? क्या रीजन है पढ़ने का? एक्चुअली में रिजिड बॉडी कोई बॉडी है ही नहीं अस्तित्व में। आप सोच रहे होगे कि चलो अगर मैं एग्जाम्पल के लिए पूछूं कि कोई रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल दे सकते हो, सोच रहे होगे कि शायद ये बोर्ड जिसमें लगा है दीवार है, ये हो सकता है, इसको धक्का देंगे तो कोई डिफॉर्मेशन हो तो रहा नहीं है, कितना भी धक्का दो। बट ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ कितना भी आप फोर्स लगा लो, लेकिन अगर कोई बॉडी रेजिस्ट नहीं कर रही है उसको, तो रिजिड बॉडी क्या है? आइडियल बॉडी और हाइपोथेटिकल बॉडी है, मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। बट अब आप बोलोगे कि सर फिर पढ़ते क्यों है रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी इसलिए पढ़ते हैं बच्चों क्योंकि कोई भी जो बॉडी है जो रियल में है, अगर उसमें हम लोग कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ हद तक फोर्स को वो सह सकता है, उसके बाद वो क्या होगा? स्टार्ट होगा डिफॉर्मेशन, और जब तक डिफॉर्मेशन नहीं होता है तब तक वो रेजिस्ट कर रहा है, मतलब वो तब तक के लिए रिजिड बॉडी है। उसके पहले, उसके बाद जब डिफॉर्मेशन होने लगेगा तब वो रिजिड बॉडी नहीं कहलाएगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं? जब पूरे ओवरऑल बॉडी को क्या बोला जाता है? ऐसे बॉडी को रेजिस्टेंट बॉडी, क्योंकि वो कुछ हद तक रेजिस्ट करेगा उसके बाद डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब रिजिड बॉडी का मतलब ये नहीं है कि आप रिजिड बॉडी नहीं पढ़, यहाँ आप हाइपोथेटिकल और आइडियल बॉडी है तो इसको नहीं पढ़ना है। रिजिड बॉडी तब तक रहती है जब तक डिफॉर्मेशन नहीं हो किसी बॉडी में, कुछ समय के बाद वो डिफॉर्मेशन होगा। जैसे कि मान लो एक दीवार है, आपके घर का दीवार है, अब इस दीवार में मैं बोलूं कि आप जाके इसको धक्का मारो, आपने मारा, एक फोर्स लगाया P, ये आप हो, आपने फोर्स P लगाया, बट ये हिल नहीं रहा है दीवार। अब क्या करोगे?
अब आप क्या करोगे कि भाई घर वालों को बुला लोगे, आओ आप भी धक्का लगाओ, क्योंकि भाई अपने को गिराना है दीवार, है ना, घर तोड़ने का मन है। अब आप किसी और को बुला लिए और फोर्स लगा दिए, फिर घर वाले को, पूरे खानदान को बुला लिए, लो फिर भी नहीं गिर रहा है। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसको अब तक ये रेजिस्ट कर रहा है दीवार, किसको, आपके सारे फोर्स को, जो आपने इस पे पुश किया हुआ है वो फोर्स को ये दीवार रेजिस्ट कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि अगर रेजिस्ट कर रहा है तब तक, ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको दीवार को, नहीं मेरे को दीवार तो गिराना ही है, तो अब क्या करना है, आपने बुलडोजर बुलाया, तब वो बुलडोजर से टूट गया। इट मीन्स कि बुलडोजर ने इसको डिफॉर्म कर दिया, टूट गया, तब वो डिफॉर्म्ड हो गया। लेकिन तब तक के लिए ये बॉडी जो था रिजिड था, जब तक आप और आपके परिवार वाले इस पे फोर्स लगा रहे थे तब तक ये रिजिड था। मतलब ये वॉल जो है तब तक के लिए रिजिड था, जब तक ये डिफॉर्म नहीं हुआ, जब तक ये हिला नहीं, और जब बुलडोजर आया तब ये डिफॉर्मेबल बॉडी हो गया। और ऐसे बॉडी को जब तक किसी फोर्स, किसी लिमिट ऑफ फोर्स तक रेजिस्ट कर जाता है उसके बाद डिफॉर्म होता है, ऐसे बॉडी को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंट बॉडी। ठीक है, वो भी एक बॉडी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंट बॉडी। तो ये हो गया कुछ रिजिड बॉडी के बारे में बातें। अब बात करते हैं हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में। चलो डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में देख लेते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है, अब देखते हैं, चलिए क्या होता है डिफॉर्मेबल बॉडी। चलो मैं मान लेता हूं एक बार है, यही बार है, ठीक है। अब इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है L। अब इसमें इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी सर्कुलर मान लेता हूं, तो ये डायमीटर जो है D, डायमीटर क्या है, ये D है। और यहाँ पे इसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी देख लेते हैं, ये A है और यहाँ पे B। आपने क्या किया कि इस पे एक, चलो एक इधर फोर्स लगवा लेते हैं, ठीक है। आपने क्या किया कि एक फोर्स P लगाया और इधर फोर्स P लगाया, तो इस एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स P के कारण इस बॉडी में कुछ चेंज आएगा, कुछ चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये डिफॉर्मेबल बॉडी है। जब डिफॉर्मेबल बॉडी होगा तो फिर ये फाइनल जो पोजीशन है इसका डायमेंशन चेंज होगा, और वो, रुक जाओ इसको, हाँ ठीक है, तो ये देखो चेंज हुआ डायमेंशन, ये फाइनल पोजीशन जो है इसका इस फोर्स P के कारण कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ये पोजीशन A और B का जो है वो कहीं पे, यहाँ पे A आ जाएगा और यहाँ पे B आ जाएगा। ये आपका मान के चलो A1 है और ये B1 है, यही वाला चीज़ A2 और B2 फाइनल पोजीशन का, ठीक है। तो ये जो है आपका पोजीशन भी चेंज हो जा रहा है यहाँ पे। इट मीन्स कि आपका रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑल्सो चेंजेस इन द डिफॉर्मेबल बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप क्या कंक्लूड कर रहे हो, इसके कारण एक और चीज यहाँ हुआ कि ये लेंथ L1 हो गया जो फाइनल लेंथ है, और इसका जो डायमीटर है, डायमेंशन है, वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ये छोटा हो रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका डायमीटर भी छोटा हो रहा है, दैट इज D1। मतलब यहाँ पे डायमेंशन, देयर इज चेंज इन, क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए, देयर इज चेंज इन डायमेंशन, देयर इज चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशंस, ठीक है। क्या क्या डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, del L, that is change in length, that is change in length is equal to the final length minus ये initial length। वैसे change in diameter भी हुआ है, that is D1 minus D। अब ये क्या है, नेगेटिव आया है और ये पॉजिटिव है, मतलब कुछ ना कुछ
एक डायमेंशन अगर निगेटिव आ रहा है तो एक डायमेंशन आपका पॉजिटिव वे में जा रहा है, क्योंकि ये छोटा हो रहा है लेकिन आपका लेंथ जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये डायमेंशन तो चेंज हो ही रहा है, साथ में क्या हो रहा है, इसका डिस्टेंस था मान के चलो a था, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है a1 है, मतलब ये चेंज आ रहा है, मतलब ये जो है आपका रिलेटिव पोजीशन भी चेंज हो रहा है। दैट मीन्स रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल changes under the action of external load, under the action of external load, under the action of external load। ठीक है, मतलब इस लोड के कारण क्या हो रहा है, ये रिलेटिव पोजीशन भी चेंज हो रहा है, किस बॉडी में, डिफॉर्मेबल बॉडी में। इट मीन्स कि पहले तो चेंज इन डायमेंशन हो रहा है, फिर रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल भी चेंज हो रहा है। अब इसमें ये तो हो गया, मतलब ये डिफॉर्म भी करेगा क्योंकि डिफॉर्म हो चुका, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे डिफॉर्मेशन भी हो रहा है, मतलब डिफॉर्मेशन भी हो रहा है। अब अगर डिफॉर्मेशन होगा तो ये जो है पार्टिकल अपने पोजीशन को कोशिश करेंगे कि उसी पोजीशन में रहें, और कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट करेगा उस पोजीशन में उसको रुकने के लिए। वो क्या कहलाएगा, फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, क्योंकि इंटरनली है तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्ट करेंगे अपने पोजीशन पे रहने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड। अगर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड हो गया, इट मीन्स कि आपको यही पढ़ना है आपको, डिफॉर्मेबल बॉडी। अगर ये स्टैटिक बॉडी है, स्टैटिक सॉलिड बॉडी है, तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसी को ही पढ़ना है। और वहाँ पे क्या डेवलप होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। और यही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, स्ट्रेस, और यही बेस है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। मतलब आपको यहाँ पे डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में ही पढ़ना था और पढ़ना है, और आगे चल के हमको इसी के बारे में देखना है, अलग अलग लोड कैसे एक्ट करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स क्या क्या हैं, उसके बाद उसके कारण क्या उस पर इफेक्ट आएगा, वही इफेक्ट बन जाता है चैप्टर का नाम, और उसको हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। ये था अपना डिफॉर्मेबल बॉडी और रिजिड बॉडी के बारे में। अब चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्या है, मकसद क्या है, एम क्या है। कोई कुछ करता है तो उसका लिए कुछ तो मकसद होता ही है, मतलब इसका एम तो कुछ ना कुछ होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। अब वो एम क्या है वो देख लेते हैं। एम है इसका, देख लो, लिखो एम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हर कोई अपने जीवन में कुछ ना कुछ एम लगा के रखा है कि हाँ मेरे को ये बनना है, मेरे को पब्लिक सेक्टर में जाना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, तो कुछ ना कुछ एम होता है। वैसे इस सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ एम है, वो एम इसका है, लिखो, टू डिराइव इक्वेशंस फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस स्ट्रेन डिफॉर्मेशन by the action of various types of loads, by using elastic constants, by using elastic constants like Young's modulus, Young's modulus उसको हम लोग E बोलते हैं, and Poisson's ratio। ठीक है, तो कुल मिला के बात
बात इतनी सी है कि इसका जो एम है वो डिराइव करना है किसके इक्वेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन का इक्वेशन। कब? जब एक्सटर्नली अप्लाइड लोड उस पर लगेगा, उसके कारण इफेक्ट आने के वजह से स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन डेवलप होगा। किसके यूज करने पे? इलास्टिक कांस्टेंट को यूज करते हुए, दैट इज द यंग्स मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो, इसको बोल सकते हैं म्यू। ठीक है, तो पॉइजन्स रेशियो म्यू। ठीक है, ये दोनों जो हैं यंग्स मॉडुलस ई और पॉइजन्स रेशियो म्यू, हम लोग एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड करते हैं और ये जो है हमारे स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन, उसको यूज करते हुए उसको फाइंड करते हैं इक्वेशन से। मतलब वो एनालिटिकली फाइंड होता है, बट ये इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। कैसे? कोई मटेरियल है, मान लो कॉपर का मटेरियल है, उसको आपका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में ले जाएंगे और वहाँ पे उसको टेस्ट किया जाता है कि इसकी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ रही है और पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि वो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू स्ट्रेन से आ जाएगी। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड करने के बाद उसको पुट करते हैं, फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसके बाद हमको मिल जाएगा पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो फिक्स होती है हर मटेरियल की और यंग्स मॉडुलस भी फिक्स होती है। ठीक है, तो ये दोनों फिक्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों फिक्स होते हैं किसी भी बॉडी के लिए। ठीक है, ये फिक्स्ड है। तो हमारा मेन एम यही है कि तीनों को करना है, अपने को तीनों को निकालना है बाय यूजिंग द इलास्टिक। अब इसको निकालने का मतलब क्या है? भाई हम तो स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन निकाल लिए किसी मटेरियल का, किसी बॉडी का, तो अब इसको मकसद क्या है? इसको करने का क्या मतलब है? इसका मकसद ये है कि अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो किसी भी मशीन कंपोनेंट का डिज़ाइन करना है या फिर किसी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करना है, उसमें ये काम आता है कि कितना वो स्ट्रेस सह सकता है, कितना स्ट्रेन जा सकता है, उसमें कितना डिफॉर्मेशन हो सकता है। जब ये पता रहेगा तो इसके हेल्प से क्या होगा, हम उसके डायमेंशन को डिज़ाइन कर सकते हैं, शेप और डायमेंशन को, और क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिटेल्स को फाइंड कर सकते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। ठीक है, और क्या फाइंड कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल इसमें यूज़ करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा करने पे अगर हम लोग सेफली उसको करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि सेफ डिज़ाइन क्या है। सेफ डिज़ाइन का मतलब है कि फेलियर नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई फंक्शन कर रहा है तो वो अपने फंक्शन को सेटिस्फैक्टरीली करे बट फेल ना हो। तो फेलियर से बचाने के लिए हम लोग एक सेफ डिज़ाइन करते हैं किसी भी मशीन कंपोनेंट का, और वो किसके हेल्प से करते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इक्वेशन के हेल्प से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये कहाँ काम आता है, डिज़ाइन प्रोसेस में। मतलब ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ोगे, डिज़ाइन, तो उसमें आपको इसका यूज़ होगा और आगे चल के हमको डिज़ाइन करना है किसी भी मटेरियल का या फिर किसी मशीन कंपोनेंट हो गया, किसी भी चीज़ का आपको फाइंड करना है, किसी भी सेफ डिज़ाइन फाइंड करना है, बीम, स्ट्रेंथ, सब चीज़ का आपको यहाँ पे चेक करना है। उसके बाद उसको आप अप्लाई कर सकते हो डिज़ाइन में। तो आगे लिख लो, अल्टीमेट एम ऑफ डिज़ाइन तो देखो, अल्टीमेट एम ऑफ डिज़ाइन, अल्टीमेट एम ऑफ डिज़ाइन is to develop a drawing, selection of an appropriate shape and material, selection of an appropriate shape and material, calculation of dimensions by using SOM equation, strength of material equations, calculation of dimensions by using strength of material equations, selection of manufacturing process
details in such a way that machine component performs its function satisfactorily. Without failure. ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप स्ट्रेस स्ट्रेन डिफॉर्मेशन उसका फॉर्मूला निकाल लोगे, उसका इक्वेशन निकाल लोगे। किसको यूज करते हुए? यंग्स मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो को यूज करते हुए निकालोगे। फिर उसके बाद डिजाइनिंग प्रोसेस होता है। किसी भी मशीन कंपोनेंट या स्ट्रक्चर या कुछ भी आपको जिसको फंक्शन कराना है, आपको यूज करना है, तो इसका डिजाइन का एम है कि एक ड्राइंग डेवलप किया जाता है जिसमें आप एप्रोप्रिएट शेप एंड मटेरियल आपको सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद उसके जो डायमेंशंस है वो किससे निकलेंगे? हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इक्वेशन से डायमेंशंस निकल जाएंगे। उसके बाद अपने को ये है कि उसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाएगा, उसको प्रोसेस को देखा जाता है। वो कैसे किया जाएगा? सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिटेल्स इन सच ए वे दैट मशीन कंपोनेंट परफॉर्म्स इट्स फंक्शन सेटिस्फैक्टरली विदाउट फेलियर। बिना फेलियर के फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर पाए वैसा डिज़ाइन करना है। तो मेन एम यही है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, कि डिज़ाइन के लिए वो उससे पहले का है कि आपको वहाँ पे इक्वेशन निकालना है, उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे कंपोनेंट डिज़ाइन करना है। ठीक है, अब विदाउट फेलियर का मतलब ये है कि इसमें कभी भी कोई मशीन कंपोनेंट अगर उसमें एक्सटर्नल लोड लग रहा है तो उसके कारण क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा। उस डिफॉर्मेशन के कारण इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आएगा और वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के कारण क्या डेवलप होगा? स्ट्रेस होगा। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज द स्ट्रेस। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ले लूं, चलो ये एक बॉडी है, इसको ले लेते हैं। यहां बता देता हूं, चलो एक बॉडी है, ये रहा। ठीक है, इसमें आपने एक लोड लगाया। इस लोड के कारण, अगर ये डिफॉर्मेबल बॉडी है, इस लोड के कारण क्या हो रहा है? इसका डायमेंशन में चेंज आ रहा है और इसके इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। तो इसके कारण क्या होगा? ये सेक्शन ले लो, एक काट लिया मैंने सेक्शन। तो ये अगर हम लोग अलग से इसको दिखाते हैं तो यहाँ पे ये देखो, ठीक है। उसके बाद इसको अलग कर लेता हूँ, ये देखो, ठीक। यहाँ पे लोड लग रहा है P और ये P। तो सेक्शन को काटा हुआ है, ये क्रैक नहीं हुआ है। क्रैक होने के जस्ट पहले कि रेजिस्ट कितना कर पा रहा है वो लोड, तो इसके कारण इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा और वो इस तरीके से एक्ट करेगा, इसके अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? एक्सटर्नल अप्लाइड लोड को अपोज करेगा। वैसे इधर से ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में, मतलब ये है आपका रेजिस्टिंग फोर्स Fr और इधर भी ये Fr आपका पूरा, ये सारे के सारे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स हैं। तो अगर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया देखेंगे, समीशन ऑफ सारा का सारा समीशन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? इक्वल टू द, अब देखो यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम में देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू द समीशन ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रेस है वो क्या कहलाता है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया बाय एरिया, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बाय पर यूनिट एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस। मतलब इसीलिए हम लोग इसको इक्वल टू द P बाय A लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके कारण क्या हुआ? इंड्यूस्ड स्ट्रेस डेवलप हुआ। इसमें क्या हुआ? इंड्यूस्ड स्ट्रेस। किसके कारण? इंड्यूस्ड स्ट्रेस किसके कारण आया? इस लोड के कारण। इस लोड के कारण क्या आया?
इंड्यूस्ड स्ट्रेस आया इस पे। बट इस बॉडी का अगर ये जो भी मटेरियल होगा उसमें कुछ ना कुछ परमिसिबल स्ट्रेस भी होगा, कुछ ना कुछ परमिसिबल, मतलब उस स्ट्रेस के आगे अगर उस स्ट्रेस से ज़्यादा इंड्यूस्ड स्ट्रेस हो गया मतलब वो टूट जाएगा। परमिसिबल स्ट्रेस, कुछ ना कुछ इसमें परमिसिबल स्ट्रेस होगा इसका मटेरियल में, और वो परमिसिबल स्ट्रेस कहाँ से पता चलता है? वो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। यूटीएम मशीन जो है उसमें हम यूज़ करते हैं, वहाँ से हमको किसी भी मटेरियल का परमिसिबल स्ट्रेस वहाँ से निकल के आता है। तो हमको पता रहेगा कि परमिसिबल स्ट्रेस कितना है किसी बॉडी का, वो फिक्स रहेगा। अब इंड्यूस्ड स्ट्रेस कहाँ से आता है? ये सॉम इक्वेशन से आता है। सॉम इक्वेशन यही है, यहाँ से इंड्यूस्ड स्ट्रेस आया, यही इंड्यूस्ड है। तो वो इंड्यूस्ड स्ट्रेस अगर ये इंड्यूस्ड स्ट्रेस अगर ये वाला स्ट्रेस जो है ज़्यादा हो जाएगा, किससे? ये इंड्यूस्ड, इसके कारण इंड्यूस्ड स्ट्रेस आ रहा है, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा परमिसिबल स्ट्रेस से तो वो बॉडी क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो सेफ डिज़ाइन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? लिखो नीचे, देख लेते हैं। फॉर द सेफ डिज़ाइन ऑफ ए मशीन कंपोनेंट और स्ट्रक्चर, फॉर द सेफ डिज़ाइन, फॉर सेफ डिज़ाइन क्या हो जाएगा? सेफ डिज़ाइन के लिए, सेफ डिज़ाइन के लिए हो जाएगा आपका इंड्यूस्ड स्ट्रेस इज लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस। और ये कहाँ से पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट से, और ये हमारा सॉम इक्वेशन से। ठीक है, तो ये कंडीशन सेफ डिज़ाइन के लिए, इंड्यूस्ड स्ट्रेस आपका हमेशा परमिसिबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए। ठीक है, अब इसको यूज़ करते हुए परमिसिबल स्ट्रेस आने की वजह से यहाँ से अपने को क्या मिलता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के पता होने के वजह से अपने को यहाँ से अपन क्या करते हैं? सिलेक्शन ऑफ डायमेंशंस ऑफ मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। तो कुल मिला के ये है कि अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता है तो आप डायमेंशन सेलेक्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी बॉडी अगर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान लो कुछ जो भी आपको वैल्यू पता है 1 है या 2 है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आप क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि डायमेंशन का कितना मैं टॉलरेंस रखूं। टॉलरेंस लिमिट आपको पता चल जाएगा। टॉलरेंस लिमिट मतलब ये है कि अगर डायमेंशन आपका 2 mm है तो 2 mm आपको रखना है, तो 2 mm से थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकता हूँ, थोड़ा कम भी रख सकता हूँ, कुछ भी हो ले सकता हूँ, बट वो सेफ्टी कंडीशन आपको पता चल जाएगा आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। ठीक है, तो यहाँ तक बातें थी हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ये यहाँ तक जो था के बारे में ही चल रही थी। ये बेस है आपका, इतना जान लो कि क्या क्या हो रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, क्या नहीं था वो इतना था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो लोड लगते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के लोड हैं जो बॉडी पे एक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो लोड लग रहा है पीपी, हो सकता है ऐसा ही लोड थोड़ी ना, ये लोड लगा मतलब ये कौन सा टेंसाइल लोड है, वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स हैं। कंप्रेसिव लोड हो सकते हैं, ठीक है, शियर लोड हैं, ठीक है, ट्विस्टिंग लोड हैं, बेंडिंग लोड हैं। तो ये सारे लोड जो हम लोग हैं नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।